नमस्कार, मैं आनंद जैन हनुमानगढ़ राजस्थान से आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम इंजीनियरिंग, विज्ञान और आर्किटेक्चर विषयों में रुचि बढ़ाने और विषय समझ को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारी आर्किटेक्चर की ग्रीन बिल्डिंग प्लेलिस्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर की अवधारणा फ्लोर एरिया रेशियो FAR, फर्श क्षेत्र अनुपात को जानते हैं, जिसे फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI भी कहते हैं। ये FAR और FSI किस तरह से गणना की जाती हैं, इनका भू विकास विनियमन में क्या महत्व है, इनके क्या भूमि उपयोग, आधारभूत ढांचा संरचना, जीवन सुविधाएं और आर्थिक पहलू क्या है। फ्लोर एरिया रेशो गणना में निर्मित भवन के फर्श क्षेत्रफल को गणना करते समय कौन से भवन खंड शामिल किए जाते हैं और कौन से शामिल नहीं किए जाते, ये भी समझेंगे और जानेंगे। प्रीमियम FSI निर्धारित मानदंड से अधिक भवन संरचनाएं नियमानुसार की जा सकती है, तो कैसे? तो शुरू करते हैं। फ्लोर एरिया रेशो FAR, फर्श क्षेत्र अनुपात फ्लोर एरिया रेशो FAR को फर्श का स्पेस सूचकांक फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI भी कहा जाता है। ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। हम FAR फ्लोर एरिया रेशो को एक अनुपातिक गणना के रूप में अंक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, वहीं FSI इसी FAR को 100 से गुणा करके प्रतिशत में पढ़ा जाता है। अगर FAR 1.5 है तो FSI 150% हो जाएगा। ये दोनों FAR और FSI की गणना करना और नियमानुसार जो भूमि विकास के विनियम हैं उनके अनुसार इनकी अनुपालना करना टाउन प्लानिंग, शहरी नियोजन और आर्किटेक्चर डिजाइन, वास्तुशिल्प डिजाइन दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक FAR या FSI गणना किसी भूमि के कुल भूखंड क्षेत्रफल को कुल निर्मित भवन निर्माण के फर्श क्षेत्रफल से जोड़ता है, और हम FAR में इमारत के कुल निर्मित फर्श क्षेत्रफल जो सभी मंजिलों में जोड़कर हम प्राप्त करेंगे, उससे अगर हम भूखंड के कुल क्षेत्रफल को भाग दे देते हैं तो जो अनुपात आता है वो FAR कहलाता है। यहाँ इस भवन में भूतल बेसमेंट के साथ 5 मंजिलें अलग से है और कुल 6 मंजिले मकान में हर मंजिल में अगर 500 स्क्वायर फीट का निर्माण कार्य फर्श क्षेत्रफल ढका हुआ निर्मित है तो 6 फ्लोर में 5000 के हिसाब से कुल 30,000 स्क्वायर फीट वर्ग फीट भवन का निर्मित फर्श क्षेत्रफल है, और इस भूखंड का कुल क्षेत्रफल 25,000 स्क्वायर फीट है। तो कुल निर्मित फर्श क्षेत्रफल में भूखंड के कुल क्षेत्रफल का भाग देने पे ये जो अनुपात आया है 1.33, वो इस भवन के लिए FAR हो गया है, और अगर इसे ही FSI के रूप में व्यक्त करें तो ये 133% पढ़ा जाएगा। फर्श क्षेत्र अनुपात FAR को केंद्र और राज्य सरकार के भूमि विकास नियामक जो विभाग होते हैं, डेवलपमेंट कंट्रोलर डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है, और स्थानीय स्तर पर इनकी अनुपालना के लिए जो स्थानीय स्वशासन निकाय होते हैं, पंचायत, नगर पालिकाएं या नगर परिषद या नगर निगम, ये इनकी अनुपालना से अपने क्षेत्र में भूमि के नियमन को निर्धारित करती हैं। FAR फ्लोर एरिया रेशो फर्श क्षेत्र अनुपात अलग अलग जोन अंचलों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए इमारतों का क्या घनत्व रहेगा और किसी भूखंड पर इमारत कितने पैमाने पे निर्मित होगी उसको नियंत्रित करता है, और अनियंत्रित निर्माण कार्य को अच्छे प्रबंध कार्य से प्रतिबंध भी करता है। किसी शहर, क्षेत्र या भवन के प्रकार, वो आवासीय है, व्यावसायिक है या औद्योगिक प्रकृति का है, उसके लिए FAR का मान वहां किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं उन पर आधारित होता है। FAR का मान उस क्षेत्र में जनसंख्या के घनत्व को, भवन निर्माणों के बीच में खुले स्थानों की उपलब्धता को और किसी भी भूमि उपयोग परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान रखता है। साथ ही साथ किसी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या दूसरी स्थिति में हमारी तैयारियां कैसी रहेगी उसको भी ध्यान रखता है। सही मायनों में किसी स्थान का फर्श क्षेत्र अनुपात FAR उस क्षेत्र के निवासियों के लिए जो रहन बसन के लिए सर्वोत्तम संभव जो सुविधाएं हो सकती हैं उन्हें प्राप्त करना सुनिश्चित करता है।
यदि किसी भूखंड पर 25% भूभाग में निर्माण कार्य होता है और एक मंजिली भवन बनाई जाती है तो उसके लिए FAR 0.25 होगा। वहीं अगर उसी भूखंड पे 2 मंजिला मकान बनाया जाए तो ये FAR 0.5 हो जाएगा। अगर भूखंड पर 25% भूभाग में निर्माण कार्य किया जाता है और 4 मंजिला मकान बनाया जाता है तो वो FAR 1 पहुंच जाएगा। और अगर अधिकतम FAR 1.5 स्वीकार्य है तो किसी भूखंड पे 25% क्षेत्र भाग में अगर निर्माण कार्य किया जाए तो 6 मंजिला मकान बनाया जा सकता है और FAR 2 के लिए यही 8 मंजिल हो सकती है। यदि किसी भूखंड पे हम 50% भाग पे, आधे भाग पे निर्माण कार्य कर रहे हैं और 1 मंजिला भवन बना रहे हैं तो FAR 0.5 निर्धारित हो रहा है। और अगर FAR 1 निर्धारित है तो 50% भूभाग में 2 मंजिला मकान अधिकतम बनाया जा सकता है। वहीं अगर कोई 50% भूभाग में निर्माण कार्य करते हुए 3 मंजिला मकान बना रहा है तो वहां स्वीकार्य FAR 1.5 होना चाहिए। अगर कहीं स्वीकार्य FAR 2 है तो 50% भाग पे 4 मंजिला मकान भी बनाया जा सकता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक 8000 वर्ग फीट का भूखंड है और इस भूखंड पर हमें एक भवन का निर्माण करना है और जिस प्रकार का हमारा भवन है, आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक प्रकृति का, और जिस जोन और स्थान पर ये निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ स्वीकार्य FAR 1.5 है। इसलिए इस भूमि पर जिसका क्षेत्रफल 8000 वर्ग फुट है, FAR 1.5 के लिए हम कुल 12000 वर्ग फुट ढका हुआ फर्श क्षेत्रफल बना सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हम भूखंड पे 4000 स्क्वायर फीट फ्लोर एरिया पे निर्माण करते हैं तो 3 मंजिला मकान बना सकते हैं। वहीं अगर भवन भूमि पर 6000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है तो हम केवल 2 मंजिला मकान ही बना सकते हैं। और जब हम इस तरह से भूखंड का भूमि पर स्थान निर्धारित करते हैं तो हमें नगर पालिका के जो दूसरे नियम हैं, किसी स्थान पर प्लाट का कुल भूखंड पे कितना अधिकतम विस्तार क्षेत्र हो सकता है, भवन के आगे पीछे या दोनों साइड की तरफ कितना सेटबैक हमें न्यूनतम छोड़ना होगा, भवन में पार्किंग की कैसी व्यवस्थाएं करनी होगी, इन सब नियमों को भी हमें पालना करना होगा। सभी शहरों में भवन के निर्माण के लिए जो स्थान है वो सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, इसलिए हमें भूमि का बेहतर उपयोग करना जरूरी है। और हर स्थान पर सीमित अधिकतम सुरक्षित भवन की भार वहन क्षमता है। अगर हम किसी भवन को उसकी सुरक्षित भार गुणांक सीमा से अधिक भार पर उपयोग करते हैं तो हमें जो दूसरे आधारभूत ढांचागत सुविधाएं चाहिए, संसाधन चाहिए, उन पर अत्यधिक दबाव आ सकता है। यदि किसी स्थान पर FAR या FSI नियमों की पालना सही तरीके से नहीं की जा रही है तो हमारे भवन निर्माण में अनाधिकृत निर्माण बढ़ने लगेंगे और उससे आधारभूत संरचनाओं पर तो परेशानी आएंगी। लोगों के जीवन और रहन सहन और भलमानस पर भी बुरे असर आएंगे। इसीलिए जो नगर आयोजनाएं होती हैं उनमें भवन निर्माण के लिए FAR नियम कड़ाई से पालना कराई जाती है ताकि सभी प्रकार के निर्माण कार्य नियंत्रण में रहें और इससे निर्मित इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा भी सुनिश्चित रहती है। तो FAR नियमों की पालना भवन की अपनी सुरक्षा तो सुनिश्चित करती है, साथ ही साथ रहनवासियों की भलमानस और सुख सुविधाओं का भी ख्याल रखती है। किसी स्थान पर किसी विशेष भवन प्रकृति के लिए FAR फ्लोर एरिया रेशो का मान कई कारकों पर आधारित होता है। वो निर्भर करता है कि शहर में जनसंख्या में परिवर्तन और वृद्धि किस दर से हो रही है, निर्माण की गतिविधियां कैसी चल रही हैं और उस शहरी इलाके में विकास का पैटर्न कैसा बन रहा है। किसी भी स्थान पर आवासीय, वाणिज्य या औद्योगिक प्रकृति के भवनों के लिए अलग अलग FAR मान होंगे और कोई भी स्थानीय निकाय या स्थानीय नगर प्राधिकरण भूमि के जो मूल्य चल रहे हैं और जो हमारी विकास की आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप FAR के मान निर्धारित कर सकता है, तय कर सकता है और उनमें स्थितियों में होने वाले परिवर्तन के अनुसार संशोधन भी कर सकता है। पिछले दिनों NCR इलाके और गुड़गांव में जो पहले से FAR प्रचलित था उसमें लगभग 60% की वृद्धि अलग अलग प्रकार के भवन निर्माण के लिए की गई। तो समय के साथ अगर किसी इलाके में विकास की आवश्यकताएं पूरी करनी है तो हम उसी भूखंड पे FAR का मान बढ़ाकर अधिक मात्रा में निर्माण फर्श क्षेत्रफल की स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। अलग अलग शहरी स्थानों में
अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग FAR मान और उनकी गणना के तौर तरीके हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मुंबई में किसी भवन के बेसमेंट में अगर पार्किंग का क्षेत्रफल है या किसी दूसरी जगह पे स्प्लिट एक के ऊपर एक पार्किंग के क्षेत्र बनाए जाते हैं, तो वैसे पार्किंग क्षेत्रों को फ्लोर स्पेस इंडेक्स कैलकुलेशन में निर्माण फर्श क्षेत्रफल में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि किसी दूसरे शहर में इस तरह की कवर पार्किंग को निर्मित फर्श क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगर कोई ग्रुप हाउसिंग योजना है तो ऐसी ग्रुप हाउसिंग योजना पे ग्राउंड कवरेज के नियम और सेटबैक के नियम तो लागू होते हैं, लेकिन FAR की सीमाएं लगाई नहीं जाती हैं। जो नया दिल्ली का मास्टर प्लान 2021 में बनाया गया है उसमें अलग अलग स्थानों और अलग अलग प्रकार के भवनों के लिए FAR के मान 1.2 से 3.5 के बीच रखे गए हैं और दिल्ली का जो शासी निकाय है वो उन भूखंडों को जो मेट्रो रेल परियोजना के साथ सीधे संपर्क में है उन स्थानों पर भूखंड पर FAR के अधिक मान की भी अनुमति देता है और ऐसी परियोजना जो पुराने भवन के स्थान पर पुनर्विकास से बनाई जा रही है ऐसे भवनों के लिए FAR के मान 4 भी रखे जा रहे हैं। इसी तरह से नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के लिए बनाए गए भवनों के लिए FAR के मान 4 रखे जा रहे हैं। किसी भी भूखंड पर निर्मित भवन के लिए FAR की गणना करते समय ये जानकारी होना सकल फर्श क्षेत्रफल गणना में किसे शामिल करना है और किसे शामिल नहीं करना है, ये समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सकल फर्श क्षेत्रफल भवन के वो सभी निवास स्थल हो सकते हैं, भवन में लॉबी, किराएदारों के लिए बनाया गया निर्मित क्षेत्र, ऐसे साझा रहन सहन के क्षेत्र जहां लोग अक्सर रहते हैं, भवन के इस्तेमाल के लिए जो यांत्रिक उपकरण है, लिफ्ट जैसी संरचनाएं हैं उनका क्षेत्र, सीढ़ियां, बेसमेंट, कपड़े धोने का जो स्थान है, भवन में कोई भंडारण के कक्ष हैं, शौचालय हैं या भवन के अंदर कोई कवर्ड प्रांगण है, ये सभी सकल फर्श क्षेत्रफल गणना में शामिल होंगे। और हमें ये भी समझना अच्छा रहेगा कि सकल फर्श क्षेत्र गणना में क्या शामिल नहीं है। तो भवन के वो सभी साझा गैर रहन स्थान जो बाहर हैं, जैसे बाहर के आंगन, कमरों में सामान रखने की अटारी जहां कोई रहता नहीं है सामान रखा जा सकता है, सभी बाहर के खुले स्थान, पार्किंग के वॉकवे, ड्राइववे या बाहर का कोई खुला गैरेज, इसी तरह से घर के अंदर के खुला स्थान जैसे बालकनी, और अगर हमने कोई बेसमेंट का क्षेत्रफल पार्किंग के लिए ही केवल विशेष रूप से इस्तेमाल किया है तो वो भी सकल फर्श क्षेत्रफल गणना में शामिल नहीं होगा। और घर के बाहर के सभी स्थान, आउटडोर स्पोर्ट्स कोर्ट जैसी सुविधाएं भी FAR गणना के लिए सकल फर्श क्षेत्रफल में शामिल नहीं होंगी। किसी स्थान पर FAR के मान का संबंध शहर में क्या विकास की स्थितियां हैं और वास्तुकला के डिजाइन किस तरह से की जाएगी उस पर सीधा आता है। जो फर्श क्षेत्र अनुपात FAR है उसका असर शहर में किस तरह की विकास स्थितियां आएगी, शहर में भवनों में किस प्रकार का वास्तुशिल्प डिजाइन इस्तेमाल किया जाएगा, शहर और उसके पड़ोस की जो समग्र निर्माण चरित्र होगा वो कैसा होगा, उन सब पर FAR के महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। इसीलिए FAR के इम्प्लीकेशन निहितार्थों को किन पर इनके कितने असर आएंगे इसको समझना सभी भवन निर्माण करने वाले वास्तुकारों, शहरों की योजना बनाने वाले योजनाकारों, किसी भूभाग में निर्माण गतियों को योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करने वाले डेवलपर और जो दूसरे सरकारी नीति निर्माता हैं उन सब के लिए FAR के इम्प्लीकेशंस निहितार्थों को समझना जरूरी है। और यहाँ अब इस वीडियो में FAR की क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या उसके असर अलग अलग स्थितियों पर होंगे, उन्हें हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। सरकारी नीतियां कैसी बनेगी, विकास के लक्ष्य क्या रहेंगे, इसका FAR से सीधा संबंध है, कनेक्शन है। सरकारी नीतियां, विकास लक्ष्य और FAR में जो शहर की विकास की नीतियां हैं, शहर में क्या आवास योजनाएं हैं, शहर में परिवहन और शहर के आसपास के इलाके में पर्यावरण की स्थिरता से संबंधित जो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय सरकार की नीतियां हैं वो सब FAR के नियमों को प्रभावित कर सकती हैं। ये जो सरकारी नीतियां हैं वो उन दिशा निर्देशों को निर्धारित करेगी जिन्हें स्थानीय शासन निकाय अपनी जोन की स्थितियों के अनुसार
जोनिंग नियमों के अनुसार FAR की मान निर्धारण में इस्तेमाल करेगा और उसी अनुसार किसी स्थान पर किसी विशेष क्षेत्रफल के भूखंड पर अधिकतम कितना भूमि पर फैलाव हो सकता है, ग्राउंड कवरेज क्या हो सकती है, वो बहुत बड़े भूखंड में 1/3 हो सकती है और छोटे भूखंडों में 3/4 तक हो सकती हैं। और ऐसे भवनों के लिए FAR के मान जो बहुत बड़े 1500 वर्ग मीटर से भी बड़े आकार के भूखंड के लिए तो केवल FAR 1 या FSI 100% है, वहीं छोटे भूखंडों के लिए FAR 1.5 भी रखा जा सकता है। और उसी अनुसार जब भवन की ग्राउंड कवरेज ज़्यादा है तो अधिकतम ऊंचाई या मंजिलों की संख्या सीमित कम होगी, और जब ग्राउंड कवरेज कम है तो भवन ऊर्ध्वाधर ज़्यादा ऊंचाई का भी बनाया जा सकता है, ज़्यादा मंजिल का भी हो सकता है। तो ये सब स्थानीय जोनिंग कंडीशंस के अनुसार स्थानीय निकाय FAR की वैल्यू के अनुसार निर्धारित करता है। FAR का किसी शहर के स्वरूप, उसके चरित्र और शहर में जन घनत्व के प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। FAR शहर के दृश्य और शहर के आसपास के हिस्सों के सौंदर्य और स्वरूप को प्रभावित करता है। FAR भूमि में इमारत के आकार, उसकी ऊंचाई और घनत्व को नियंत्रित करता है। ये शहरी क्षेत्रों में क्या जनसंख्या घनत्व रहेगा, कैसी भीड़ भाड़ रहेगी, उसका प्रबंधन भी बहुत बेहतर तरीके से करता है। अगर कहीं FAR का मान कम है तो वो भवन निर्माण के दौरान अधिक मात्रा में खुले स्थान और ग्राउंड कवरेज को कम बताता है। साथ ही साथ ऐसे भवन कम ऊंचाई और कम मंजिलों वाले होते हैं, तो हमारे पास एक खुला और कम ऊंचाई का वातावरण भवनों से बनता है। वहीं उच्च FAR के मान अधिक सघन, ज्यादा शहरीकृत, अधिक जनघनत्व वाली व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। किसी स्थान पर भूमि के उपयोग की योजना FAR से प्रभावित होती है। भूमि के उपयोग को ऑप्टिमाइज, स्तम करने के लिए FAR के सही मान का चयन किया जाता है। FAR इमारतों का भूमि पर क्या फैलाव, ग्राउंड कवरेज होगा, उनकी क्या ऊंचाई होगी, दोनों को विनियमित करके उपलब्ध भूमि के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करता है। FAR के उचित मान से भवनों के निर्माण के दौरान खुली जगहों को बचाया जा सकता है और बुनियादी ढांचे की जो व्यवस्थाएं हैं उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा FAR मान किसी भूमि पर मिश्रित उपयोग, घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक सभी तरह के भवन निर्माणों के विकास को बढ़ावा देता है, और वो किसी भी निर्माण स्थल के समीप कैसा वातावरण रहेगा उस वातावरण को भी बेहतर बनाए रखता है। भूमि की जो जोनिंग की जाती है, अलग अलग प्रकार के अंचल बनाए जाते हैं, और भू विकास नियंत्रण है, लैंड डेवलपमेंट जो रेगुलेशन है, उनका भी FAR के मान के साथ गहरा संबंध है। FAR का उपयोग अलग अलग जोनिंग भूमि या अंचल बनाने के कानूनों में किया जाता है, और किसी विशिष्ट भूमि उपयोग, चाहे वो आवासीय हो, वाणिज्यिक हो या औद्योगिक हो, इन अलग अलग जोन के लिए अलग अलग भूभाग क्षेत्रों को निर्धारित किया जाता है और इनके लिए FAR के मान भी अलग अलग रखे जाते हैं। ये जो अलग अलग जोन के लिए FAR के अलग अलग मान और उनके लिए अलग अलग भूखंड स्थितियां रखना हमारे डेवलपमेंट रेगुलेशन के काम आता है, और साथ ही साथ ये किसी इमारत की क्या ऊंचाई रहेगी, भूमि पर उसका क्या फैलाव रहेगा, इमारतों के आसपास आवश्यक खुली जगह कितनी रहेगी, इमारत के लिए सेटबैक्स क्या रखे जाएंगे, और इमारतों का जो स्वीकार्य घनत्व है और इमारतों का क्या पैमाना होगा, आकृति, आकार और ऊंचाई होगी, उन सब के बीच में एक बेहतरीन समझौता बनाते हुए आवश्यक शहरी वातावरण बनाने में FAR के मान मदद करते हैं। किसी स्थान पर बुनियादी ढांचा की योजना क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की प्लानिंग क्या है, उसका भी FAR से सीधा संबंध है। FAR किसी स्थान पर सड़कों का जाल कैसा है, जल आपूर्ति की क्या व्यवस्था है, सीवेज सिस्टम कितने क्षमता के हैं, और बिजली और संचार जैसी दूसरी जो उपयोगिताएं, सुविधाएं हैं, उनका बुनियादी ढांचा कैसा है, उन सब पर निर्भर करता है। अगर किसी स्थान पर FAR के मान ऊंचे रखे गए हैं तो वो बुनियादी ढांचे पर ज़्यादा दबाव डालेगा, और अगर बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं होगा तो ऐसे उच्च FAR वाले इलाकों में लोगों का रहन बसन और सुख साधन कुछ कष्टों से भरे हो सकते हैं। वहीं किसी स्थान पर अगर कम FAR हैं
तो ये सुनिश्चित करता है कि वहाँ का बुनियादी ढांचा अगर मजबूत है तो वो भविष्य में बढ़े हुए विकास के अतिरिक्त भार को भी पर्याप्त रूप से सहन कर सकता है और वहाँ रहन बसन और जीवन की सुख सुविधाएं ज़्यादा बेहतर तरीके से उपलब्ध हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कहीं पे FAR मान है वो इलाके में भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने, बुनियादी ढांचे के प्रबंधन और किसी क्षेत्र विशेष में कैसा निर्माण चरित्र है उसे सही बनाए रखने में मदद करता है। यदि किसी स्थान पर FAR के मान अधिक है तो वहाँ अक्सर हमें बहुत ऊंची इमारतें, ज़्यादा व्यापक पास निर्माण संरचनाएं मिलेंगी और ऐसे स्थानों पे इमारतों की संख्या भी ज़्यादा होगी, इमारतों की ऊंचाई और मंजिलों की संख्या भी ज़्यादा होगी और संरचनाओं का घनत्व भी बढ़ जाएगा। और अगर आधारभूत ढांचा मजबूत नहीं है तो यहाँ कुछ दूसरी जीवन रहन वसन की समस्याएं भी पैदा होंगी। किसी भवन के लिए स्वीकार्य FAR मान उसकी वास्तुशिल्प डिज़ाइन पर भी असर रखते हैं। FAR के जो प्रतिबंध होते हैं वो इमारत की क्या डिज़ाइन होगी, उसका कैसा लेआउट होगा, क्या ऊंचाई होगी, इन सभी को प्रभावित करते हैं। FAR की मदद से हम एक भूखंड में अधिकतम कितना स्वीकार्य भूमि पर फैलाव होगा, फर्श क्षेत्रफल होगा और भवन में कितनी मंजिलें और ऊंचाई होगी उनको निर्धारित कर सकते हैं। और इन प्रतिबंधों के साथ जब आर्किटेक्ट किसी भवन के अलग अलग स्थानों को योजनाबद्ध तरीके से बनाता है तो वो अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करता है और वो भवन के आंतरिक भागों को अधिकतम उपयोगी बनाने की चेष्टा करता है। FAR भवन की भूमि पर फैलाव, उसके आकार, लेआउट और ऊंचाई सभी को प्रभावित करता है और एक वास्तुकार अपनी रचनात्मकता के लचीलेपन से भवन में जरूरी सुख सुविधाएं और दूसरी उपयोगिता उत्पन्न करता है। किसी भूखंड के लिए FAR का मान सीधे उसकी संपत्ति मूल्य और विकास की क्षमताओं को प्रभावित करता है। तो हम कह सकते हैं कि FAR के कुछ आर्थिक निहित अर्थ भी हैं। अगर किसी भूखंड पे उच्च FAR के मान उपलब्ध हैं तो ये बताता है कि वहाँ जो भूखंड मालिक है और जो विकास योजना को बढ़ावा दे रहा है डेवलपर, उसके लिए अधिक फर्श के निर्माण क्षेत्र की उपलब्धता है और उसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, FAR के मान से अधिक निर्मित फर्श क्षेत्रफल बनाने से भवनों में रहनवासियों के लिए ज़्यादा बेहतर सुख सुविधाएं, भवन के आसपास पर्यावरण की स्थिरता पर और इलाके के सामुदायिक प्रभाव के ऊपर बुरे असर आ सकते हैं। तो हमें उपयुक्त FAR मान के साथ निर्माण कार्य करते हुए रहनवासियों की भलमानस, पर्यावरण स्थिरता और अड़ोस पड़ोस पर पड़ने वाले प्रभावों को संतुलित करने की आवश्यकता है। भवन के FAR मान के साथ पर्यावरणीय विचार भी जुड़े हुए हैं। अगर उचित रूप से विनियमित किए हुए FAR के साथ भवन निर्माण किया जाता है, सभी नियमों की पालना की जाती है, तो भवन के आसपास पर्याप्त खुली जगह, हरित क्षेत्र और उचित प्रकार से भवन के अंदर सूर्य के प्राकृतिक प्रकाश के प्रवेश की सुविधाएं, प्राकृतिक आर पार वायु संचार, वेंटिलेशन की सुविधाएं प्राप्त होगी। हम अपने आसपास की पारिस्थितिकी प्रणालियों पर भी भवन निर्माण के और उपयोग के दुष्प्रभावों को कम रख सकते हैं और इस प्रकार सही FAR मान के साथ भवन निर्माण करने से भवन के निवासियों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करके हम पर्यावरणीय स्थिरता में भी योगदान कर सकते हैं। FAR मानों को सही तरीके से चयन करके हम परिवहन सुविधा के उन्मुक्त विकास को भी बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे क्षेत्र जो सार्वजनिक परिवहन केंद्रों के नज़दीक के इलाकों में हैं, जैसे कोई मेट्रो स्टेशन के पास का इलाका है, तो वहाँ हम ज़्यादा सघन और मिश्रित आवासीय और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उच्च FAR मान स्वीकार कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में इन भवन निवासियों को सहज उपलब्ध सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं और साथ ही साथ व्यक्तिगत परिवहन साधन, कार इत्यादि के उपयोग की निर्भरता को कम कर सकते हैं। FAR के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी हो सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में FAR का मान ऐतिहासिक निर्माण को संरक्षित रखने के प्रयास हैं
और जो सांस्कृतिक विचार हैं उनसे भी प्रभावित हो सकता है। किसी क्षेत्र में विरासत और सौंदर्य को बनाए रखने के लिए हम इमारतों की ऊंचाइयां और उनके डिजाइन तत्वों को विनियमित कर सकते हैं और उनमें परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसा कि ऐतिहासिक गुलाबी नगरी जयपुर के जोरी बाजार क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं, यहाँ FAR को इस तरह से नियंत्रित किया गया है कि इस निर्माण के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बचाया रखा जा सके। किसी दिए गए FAR के लिए भवन निर्माण करते समय कुछ महत्वपूर्ण डिज़ाइन संबंधी विचार और रणनीतियां हो सकती हैं, जिनसे अगर हम भवन का निर्माण करें तो हमें ज़्यादा लाभकारी स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। भवन का कुशल भूभाग स्थान के उपयोग के लिए हमें ऊर्ध्वाधर विस्तार की योजनाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए और हम किसी भवन की जमीनी कवरेज को कम रखते हुए अगर अधिक ऊंचाई और ज़्यादा मंजिलों के ऊर्ध्वाधर विस्तार का उपयोग करें तो हमें ज़्यादा खुला स्थान और प्राकृतिक रोशनी और वायु संचरण के लाभ प्राप्त हो सकते हैं और इस हेतु हम निर्धारित ऊंचाई सीमा के भीतर ऊंची इमारतें या ज़्यादा मंजिलों की संरचना बना सकते हैं। अगर हमें ऊर्जा कुशल भवन निर्माण करना है तो FAR नियमों की अनुपालना बनाए रखते हुए निर्मित भवन को कॉम्पैक्ट वर्गाकार परिरूप में बना सकते हैं और ऐसे ऊर्जा कुशल सघन भवन परिरूप बिल्डिंग फॉर्म्स एनर्जी एफिशिएंट व्यवहार करेंगी और रहनवासियों के लिए बलमानस का कारण बनेंगी। भवन में FAR की सीमा के कारण निर्मित फर्श क्षेत्रफल सीमित हो गया है और हमें इस हेतु एक कुशल फ्लोर प्लान बनाना चाहिए जो निर्धारित FAR सीमा के भीतर उपलब्ध किए गए निर्मित फर्श क्षेत्रफल का ज़्यादा बेहतर उपयोग कर सके और हम इस हेतु कम उपयोग या बगैर उपयोग वाले बर्बादी वाले क्षेत्र हमारी डिज़ाइन में ना रहे, ऐसा हमें उपाय करने चाहिए। और हमें भवन निर्माण करते समय ऐसे लचीले स्थान बनाने चाहिए जो निर्धारित FAR के दौरान निर्मित भवन में एक से अधिक प्रकार के कार्य अलग अलग समय करने की अनुमति भी हमें प्रदान कर दे। तो लचीले स्थान और कुशल फ्लोर प्लान से हम FAR की सीमा के अंदर बने हुए भवन में भी सभी तरह के सुख सुविधाएं और आराम और उपयोग के स्थान प्राप्त कर सकते हैं। समझते हैं भवन निर्माण में प्रीमियम FAR क्या है। किसी भूखंड पर भवन का निर्माण करते हुए FAR में कुछ स्वीकार्य विचलन और वृद्धि की जा सकती है और कोई भी भवन निर्माता संगत स्थानीय सरकारी निकाय को आवश्यक प्रीमियम FSI शुल्क का भुगतान करके जो अधिकतम स्वीकार्य FAR मान है उससे भी अधिक भूखंड पर भवन का फर्श क्षेत्रफल निर्मित कर सकता है। लेकिन ये अत्यंत आवश्यक है कि ऐसे किसी भवन पर प्रीमियम FAR प्राप्त करने के लिए या अतिरिक्त FSI का लाभ उठाने के लिए भूमि के नज़दीक की जो सड़क है वो कम से कम 30 फुट चौड़ी होनी चाहिए। यदि कहीं 30 से 40 फुट चौड़ाई की सड़क भवन के नज़दीक है तो हम वहां भवन में जो स्वीकार्य FAR है उसमें 20% की अतिरिक्त छूट लेके भूखंड पर 20% अतिरिक्त निर्माण कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर भवन के नज़दीक 40 से 60 फीट की सड़क है तो ये प्रीमियम FSI 30% तक हो सकती है और अगर भवन के नज़दीक सड़क 60 फीट से ज़्यादा है तो हम अधिकतम 40% का प्रीमियम FSI प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि ऐसे भवन जिनके नज़दीक 60 फीट या इससे ज़्यादा चौड़ाई की सड़क उपलब्ध है वो अपने अधिकतम स्वीकार्य फ्लोर एरिया से 40% अतिरिक्त फ्लोर एरिया निर्मित कर सकता है, लेकिन उसे एक अतिरिक्त प्रीमियम FSI शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा। इन दिनों जब शहरों में निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, अगर सभी प्रीमियम FSI के साथ काम करने की चेष्टा करेंगे और औसत FSI से भी अधिक निर्माण हो जाएगा तो हमें इलाके में आधारभूत ढांचे पर बढ़े हुए बोझ को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि एक अच्छे संतुलित विकास और नियोजित निर्माण के लिए जरूरी है कि हम एक औसत निर्धारित FSI मान पर ही सभी तरह के निर्माण कार्य करें। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि शहरी विकास को सही आकार देने, शहरों में भवनों के निर्माण से जो विकास हो रहा है उसके घनत्व को विनियमित करने और शहरी इलाके में पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए, विकास को संतुलित करने के लिए
सभी हितधारकों को, चाहे वो भवनों के आर्किटेक्ट हों, शहरी योजनाकार हों या नीति निर्माता हों, उन्हें एफएआर को सही तरीके से समझना और लागू करना जरूरी है। जो जिम्मेदार शहरी डिज़ाइन है वो भवन की कार्यक्षमता, पर्यावरणीय स्थिरता और डेवलपमेंट रेगुलेशन के नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जो निर्धारित एफएआर मान है उसी के अनुसार सभी तरह के भवन निर्माण कार्य करना पसंद करेगा। और जो आर्किटेक्ट और योजनाकार हैं वो इन्हीं एफएआर नियमों की अनुपालना करते हुए किसी स्थान को ज़्यादा बेहतर और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करेंगे ताकि भवन निर्माण पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखे। उम्मीद है इस थोड़ी सी बड़ी लेकिन बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो से आपको आर्किटेक्ट की एक बहुत बेहतरीन अवधारणा फ्लोर एरिया रेशो, फर्श क्षेत्र अनुपात सही तरीके से समझ आ गया होगा। आप जान गए हैं एफएआर की गणना किस तरह से करते हैं, एफएआर गणना करते समय कौन से निर्मित क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, किनको हम अलग रख सकते हैं, वो भी आपको समझ आया होगा। अलग अलग क्षेत्रों, शहरों और भवन प्रकारों के लिए एफएआर के मान अलग अलग क्यों कर हैं ये भी आपको समझ आया होगा। और एफएआर मान के क्या निहित अर्थ हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों पे क्या असर रखते हैं, उन्हें भी आपने समझा। आपने प्रीमियम एफएआर को भी जाना। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो भी इतनी ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।